ऐसा जग में टिक सके जो आदमी के मग में। आदमी के मार्ग में कोई भी बाधा रुकावट जो है वो टिक नहीं सकती, उसके संकल्प से बड़ी नहीं हो सकती। खम्भ ठोक ठेलता जब नर है, पर्वतों के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। तो पत्थर को पानी बनाने की कुव्वत आप में होनी चाहिए। अभी ये सब जो आपके सामने जो बता रहे थे, इनकी एक एक बात का अनुगमन करें। जो पाठ्यक्रम आपको बताया है, 3 शब्द बताए इन्होंने, ये 3 शब्द जो हैं उनका क्या मतलब है। विद्यार्थी एक दिशाहीन तैयारी करते हैं तो वो भी सफलता नहीं दिला सकती। रेगिस्तान में कुआं खोदने वाली कहावत है। जो चीज पाठ्यक्रम में नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ करके आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते। पहले सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कि आप अपना पाठ्यक्रम देखें, सिलेबस देखें। उस सिलेबस के लिए अच्छे नोट्स या अच्छी पुस्तकें कौन सी हैं, उनका चुनाव करें और फिर सब कुछ भूल जाएं। सब कुछ भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ा हुआ भूल जाएं। जो विघ्न हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको भूल जाएं, घर वालों पर छोड़ दें। आदमी जब तक जिंदा है तब तक उसकी समस्याएं खत्म होती नहीं। जो इस धरती पर पैदा हो गया तो समस्याएं तो उसके साथ जन्म ले लेती है। बाधाएं चुनौतियां सब उसके साथ यात्राएं करती है, जीवन यात्रा साथ साथ करती है। मनीष के बारे में हमेशा कहता हूं कि इसकी कहानी बिल्कुल मेरी कहानी से मिलती जुलती है। यह भी दूधिया था और मैं भी दूधिया था। ये विकास बैठा है, मैं इनके गांव से दूध लाता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, शाम को दूध लेकर के आता था। और वैसे मुझे मिठाइयाँ बनानी आती है, वो मावा निकालते ना, वो भी निकालता था। तो फिर मैंने सोचा भी मावा किताबों का भी निकालना चाहिए। फिर किताबों का निकालना शुरू किया तो सफल हो गए। तो ये सफलता की कहानी हर व्यक्ति की बड़ी आनंददायी होती है मिलने के बाद। मिलने से पहले वो एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी कोई कदर नहीं करता। सफलता मिलने के बाद सब उससे रोमांचित होते हैं, उसकी कहानी सुन करके भी बड़ा आनंद आता है। आसपास के गांवों में मैं बताता हूँ कि आसपास के गांवों में मैंने साइकिल के ऊपर वो, ये क्या बोलते हैं, परचून वाली दुकानें होती है ना, इन पे टॉफियाँ गोलियाँ ये सप्लाई की है मैंने। कोई टाइम वक्त था ऐसा। मनीष की भी रेगुलर स्टडी नहीं हुई और मेरी तो 11वीं के बाद ही नहीं हुई। बस कक्षा 11 तक पढ़ा। हालांकि 11वीं में मैं साइंस का विद्यार्थी था, उसके बाद फिर हिंदी में आया। वो भी एक गुरुजी मिले तो उनके पढ़ाने की अध्यापन शैली देखी तो उनसे, आदरणीय वीरपाल जी जादौन, नाम सुना होगा आपने, पीलीभंगा में काफ़ी वर्ष पहले, हालांकि रिटायर हो गए। आज भी वैसे ही हैं, स्वस्थ हैं वैसे। और बड़ी उनकी प्रभावशाली शैली थी, उससे प्रभावित होकर के हिंदी में आया। पढ़ाने वाला ज़्यादा कोई, आज भी मुझे शिष्य तो खूब मिलते हैं, लेकिन एक अच्छे गुरु की तलाश में हूँ अब भी, मैं भी। तो ये कहानी यूं ही चलती रहेगी। मैं मंच पर आगे आमंत्रित करता हूँ विनोद जी स्वामी, भाई विनोद जी स्वामी हमारे बीच विराजमान है। मैं चाहूँगा कि कट टू कट इनको जीके के बारे में अपना जो सारा जो आत्मज्ञान है वो प्रदान करें हमारे विद्यार्थियों को, ताकि ये आशातीत सफलता अर्जित कर सकें। सबसे पहले वीणा पाणी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के प्रोग्राम में सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। सर ने तो वैसे तो बता दिया है मेरे बारे में। मैं सरदार सर का रहने वाला हूँ और
दो विषय के मेरी पकड़ है, यानी इंग्लिश मैंने पढ़ा है 2-3 साल कॉलेज और कोचिंग्स में भी, और उसके बाद करंट अफेयर्स। मेरा वैसे कोई प्रोफेशनल नहीं था कि मैं लेखक बनूं और कभी किताब आएगी लिखूं। अखबार का पढ़ने का एकदम इतना अच्छा एक अभी भी आदत है कि सुबह 5 बजे जब भी अखबार कहीं जाता हूँ तो अखबार होना चाहिए 5 बजे। और अखबार वाले को बोलता हूँ कि 5 बजे तू अखबार दे सकता है तो तू दे, वरना बंद कर कहीं दूसरी जगह। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मेरा मेरी चाय अखबार है। और उसी की बदौलत ये करंट अफेयर्स लिखना शुरू किया था। जब मैं घर पे 6-7 साल का था तब गांव में अखबार आता था मेरे घर पे एक पे, तो बस स्टैंड पे जाता था, 9-9:30 बजे बस आती थी लाने। तो रास्ते में से पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते वो आदत और इतना एक आनंद आने लग गया, और उसी की बदौलत करंट अफेयर्स लिखना शुरू किया था। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्यों मनीष जी ने बता दी, पवन जी ने भी बात बता दी, ओंकार दान जी ने बता दी। आप सभी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स स्कूल व्याख्याता में भी 10 क्वेश्चन 20 नंबर का, और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में भी केवल राजस्थान के भी 10 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स में पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने की बात होती है। क्योंकि आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, चाहे किसी कोचिंग की, कहीं भी किसी पब्लिकेशन की आती है, तो लगभग 100 पेज से ज़्यादा होते हैं। और जैसे मैंने किताब लिखी इसी फॉन्ट साइज में लिखे तो पेज भर दो 200। महीने के 200 पेज, एक साल के कितने पेज हो गए? इतने पढ़ना पॉसिबल है क्या परीक्षा से पहले? नहीं, किसी हालत में पॉसिबल नहीं है, नहीं याद रहता है। तो छोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ छोड़े और क्या पढ़े। तो आप एक हर महीने रेगुलर पढ़े, और रेगुलर इतना ही पढ़े, अभी आप तैयारी करो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। आप ज़्यादा डिटेल में न पढ़े, न डीप में पढ़े। अभी हम बैठे थे, बात कर रहे थे आर्थिक समीक्षा की। अब आर्थिक समीक्षा 300 पेज की आती है, पूरी राजस्थान की, इंडिया की सारी आर्थिक समीक्षा बजट को मिलाई तो 1000 पेज होते हैं। 1000 पेज के लिए मैंने जब लिखा, इनको तैयार किया, तो मुझे 1 महीना लगा। और 1 महीने का निचोड़ कितना बना, सारा 30 या 40 पेज, वो भी याद होने मुश्किल होते हैं। तो लिमिटेड चीज़ पढ़ो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये नहीं कि उसी किताब से पढ़ लिया। आप महीने की कोई भी किताब चाहिए, जो लिखता है वो मेहनत करता है, चाहे किसी भी लाते हो, एक किताब को लेके आओ, हर महीने पढ़ो। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे हर 2 महीने से पीडीएफ डालता हूँ करंट अफेयर्स की। मेरे नाम से, विनोद स्वामी नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और उसमें 10 ही पेज डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डालता हूँ। और मेरी किताब में जो मैटर है, यानी लगभग मुझे लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। लगभग परीक्षा में 80% चीज़ें वही आ जाती है। ये हो रहा है। और परीक्षा से पहले आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा और आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। उससे 1 महीने पहले आपके अकॉर्डिंग सिलेबस में एक स्पेशल पुस्तक निकालूंगा। तो करंट अफेयर्स की गारंटी लेता हूँ 90% तक सही कराने का। तो कोई इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं है कि मैं क्वेश्चन में नहीं बनाता हूँ आरपीएससी में, लेकिन इतना गारंटी है क्योंकि मैंने जो 10 अंक लिखे हैं उनका अनुभव है। अभी वो किताब देना, अभी ये मेरी किताब आई है राजस्थान के ना, 20 मई तक इसमें आंकड़े अपडेट है। और कितने पेज की किताब है ये? 90 पेज का मैटर है, 10 पेज में इसका वस्तुनिष्ठ वगैरह लिखा हुआ है। कितना मैटर है? 1.5 साल का मैटर है। 1.5 साल में आप, 1.5 साल का मैटर, अब 1.5 साल की आप हर महीने की क्रोनोलॉजी या जो कोई मासिक पत्रिका है सारी एक साथ पढ़ो तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो करंट अफेयर्स में एक चीज है कि आप मैटर को डीप मत पढ़ो, जो आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में यहीं से सवाल आते, उतना पढ़ो, इनफ होगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज़ इंग्लिश की ओर बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट पेपर में हिंदी वालों को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है तो उनको ठीक है, इनको नहीं आती है तो वो किताब नहीं पढ़े। कोई भी किताब आप पढ़ोगे तो इतने सारे रूल्स होते हैं, तो आपके या तो ऊपर से जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो 2 या 3 टॉपिक पढ़ ले कि पेशी वॉइस में हर बार एक प्रश्न आता है, नरेशन में आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, तो वहाँ से 2-3 प्रश्न पढ़ ले। और जो कोई अच्छा पढ़ाता है उनसे कोचिंग ले ले, या कोई आपका मित्र है उनसे पढ़ ले, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होते हैं पेशी वॉइस और नरेशन के। यदि इनको आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और आपको यदि ऑप्शन बता दिया कि इस ऑप्शन के हिसाब से करो, गलत छांटो, तो आपको 2-3 ऑप्शन गलत छांट के करो तो सही हो जाता है। नॉर्मल भी यदि
आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो करंट अफेयर्स और अंग्रेजी के बारे में मैंने बता दिया, बाकी सभी ने अपने अपने विचार दे दिया, किसको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप सभी विद्वान हो, सभी को पता है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत आभार आदरणीय पवन जी का। धन्यवाद। और अब आप सोच रहे होंगे कि सारे पुरुष सत्ता ही हावी हो रखी है, तो इधर नारी सत्ता भी है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले छोटी बहन समान पुनीता पुनीता मंच पर आए और सामने बैठी हुई अपनी जाति की सुकन्याओं का मार्गदर्शन करे। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी देव पवन जी सर का, सत्यम परिवार का, कि उन्होंने मुझे पर आगे आकर बोलने का मौका दिया और इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के समक्ष अपने दो शब्द रख सकूं। किताबों के बारे में कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें लेनी चाहिए, इन सब के बारे में तो मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे सहपाठियों ने, मेरे साथियों ने आपको बता दिया है। मैं तो सिर्फ वही बात कहना चाहूँगी जो सर ने मुझे कही थी जाते टाइम यहाँ से। सर ने बता ही दिया कि मैंने जाने का मन बना लिया था, घर से पहली बार निकली थी, मन नहीं लगा था यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो मैं भावुक थोड़ी ज़्यादा हूँ, संवेदनशील ज़्यादा हूँ। सर को कहा भी सर हमें नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए, यहाँ पर मन नहीं लगता। तब सर ने यही कहा था कि कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, फीस की प्रॉब्लम है तो बोलो, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों पर सर की विशेष कृपा रहती है। तो मैंने कहा सर फीस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि रोना जल्दी आ जाता है। फिर क्लास लगाई और रूम पर चले गए। तब सर ने मुझे मैसेज किया था कि आप मेरी छोटी बहन के समान हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती। यह समय भावुक और जज्बाती होने का नहीं है। आपके घर वालों ने ये उम्मीद रखकर आपको यहाँ भेजा है, तो मैं यही चाहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिलेक्शन करवा सकते हो, और आप अपनी उम्मीदों पर, अपने गुरुजनों पर, उम्मीदों पर खरे उतरो। तो बस मैं वही बात आपको कहना चाहूंगी कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है, हमारे मन को भटकाती है, परंतु जिस उद्देश्य और लक्ष्य को आप लेकर आए हो, उस उद्देश्य को पूरा करके, उस लक्ष्य को पाकर ही अपने घर की ओर प्रस्थान करें। तब तक रेगुलरिटी और सर के सानिध्य में यहाँ रहकर पढ़ाई करें। धन्यवाद। बात एक ही निकल करके आ रही है कि धैर्य धैर्य बनाए रखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात धैर्य की है। कुछ विद्यार्थी आते हैं, मैं देखता हूँ, मैं ज़्यादा उनको इसलिए नहीं कहता अभी सर को कोई लालच होगा ऐसे कह रहे हैं, तो मैं रोकता भी नहीं उनको। वो कहते हैं सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, घर पे जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप किताबें बता देता हूँ कि आप ये पढ़ें, आप किताबें, ये नोट्स हैं, ये आप पढ़ लें। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि ये पढ़ने में तो ठीक है लेकिन ये गलत स्टेप उठा रहा है, तो उनको रोकता भी हूँ। तो 4 दिन आ गए, फिर 4 दिन नहीं आए, फिर 4 दिन फिर आ गए, तो ऐसे विद्यार्थी तो जीवन भर कवि देव की तरह भटकते ही रहते हैं। रीतिकाल का कवि देव था ना, तो वो जीवन भर भटकते ही रहते हैं और उसी भटकाव में ही कहीं खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बाद में मिलते हैं कहीं कि कोई गठरी उठाए हुए, कोई हल पकड़े हुए, या कोई ट्रैक्टर पर मिक्का सिंह के पंजाबी गाने चलाते हुए, ऐसे भी मिल जाते हैं। अभी काफी पुराने समय की बात है, मैंने पढ़ाना शुरू किया ही था, किशोरावस्था में प्रवेश किया ही था, क्योंकि मैंने बताया कि 12वीं करते ही मैं पढ़ाने लग गया था। उस समय का एक विद्यार्थी स्कूल में आ गया चंदा लेने के लिए। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं पहचान पाया। मैंने कहा, मैं नाम भले ही नहीं जानता हूँ लेकिन लगभग चेहरों से पहचान लेता हूँ कि ये, और ज़्यादातर तो फ़ोन पे बात करते हैं मैं आवाज़ से भी पहचान लेता हूँ कि ये विद्यार्थी है। तो वो कह रहा था कि सर मैं इस प्रकार से समाज सेवा का काम करता हूँ, और वास्तव में बहुत करता है। मतलब जो विकलांग लोग हैं, अपंग लोग हैं, दिव्यांग हैं,
उन लोगों के लिए सरकारी सहायता जो भी है उसको उपलब्ध करवाने में जी जान लगा देता है। कुछ लोगों को तो वो कंधे पे बिठा बिठा के बस स्टैंड तक लाता था पहले। सर्दियों की रात में मैंने देखा है कि एक बार मैं बाजार से आ रहा था और एक वो उसके एक पीछे लावारिस लाश को डाले हुए बाइक पे लेके आ रहे थे। मैंने कहा इसका क्या अंतिम संस्कार करना है। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, उसको उसमें आनंद आता है, समाज सेवा करने में आनंद आता है। तो उसको पीड़िमा ब्लॉक के सब लोगों ने मिल करके एक गाड़ी भेंट की कि आप जो है ये गाड़ी है, इसके ऊपर आप अपना सारा काम जो है वो जमाओ। काम तो क्या है, सेवा है। तो वो आ गया चंदा इकट्ठा करने के लिए। अब मैंने बात करते करते फिर पता चला कि मैंने कहा आप, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे पहले भी मिले हो। तो मैंने पूछा अभी आप पढ़े कहाँ कहाँ हो। फिर जैसे उसने स्कूल का नाम लिया कि मैं ज्ञान ज्योति स्कूल में पढ़ा हूँ पीलीभीम के, मैंने कहा मैंने पढ़ा है, मुझे जानते हो। फिर कहा वो आप जैसे एक हिंदी वाले सर तो थे। वो थे नहीं, मैं हूँ, जिंदा हूँ। तो हम विषय से नहीं भटकना है और ध्यान रखना है कि आपकी जो तैयारी है उसमें चाहे कितनी भी बाधा आए, आपको सूरतगढ़ नहीं छोड़ना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। और एग्जाम होने के बाद ही यहाँ से जाना है। कई विद्यार्थी आज तो सर उपसर्ग करवाएंगे, आज ये तो अपने को आते हैं, नहीं जाते क्लास में। आज तो ये टॉपिक तो अपने पहले कर चुके हैं। आप मेरी क्लास जितनी बार लोगे उतनी बार मैं नया ही पढ़ाऊंगा आपको। नया इसलिए क्योंकि उतने में मैं बहुत कुछ और पढ़ लेता हूँ, और जो और पढ़ लेता हूँ फिर वो मुझसे रहा भी नहीं जाता कि उसके बारे में मैं नए बात करूँ, नए बताऊँ। तो खैर अब आपको तो नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पर्याप्त हैं नोट्स। अब तो मुझे भी विश्वास है कि पर्याप्त हैं और उनसे ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आगे मिलेंगे तो फिर बात करेंगे, तब तक कुछ और पढ़ेंगे। और यहाँ अगर मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ तो पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 घंटे पढ़ता भी हूँ। मैं कोई देव पुरुष नहीं हूँ या सरस्वती जी की मेरे ऊपर कोई विशेष कृपा नहीं है, सामान्य बुद्धि का इंसान हूँ। बस मनीष ने जैसे बताया, अभ्यास अभ्यास बार बार करो, बार बार पढ़ो। इंग्लिश के बारे में सर बता रहे थे, तो इंग्लिश के बारे में एक बड़े सुविख्यात विद्वान हमारे बीच विराजमान है। काफ़ी सफलताएं इन्होंने अपने जीवन में अर्जित की है और वर्तमान में अंग्रेजी से लेक्चरर हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदी वाले विद्यार्थियों को देखते हुए, अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों को नहीं, हिंदी वाले विद्यार्थियों को देखते हुए और अंग्रेजी के वो 4 प्रश्न हैं उनसे अपने कैसे निपटें, कैसे उन पर सफलता प्राप्त करें, उन प्रश्नों को हल कर सकें, उसके बारे में आपको बताएंगे आदरणीय करणजीत जी। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हुआ हिंदी जगत के समस्त विद्वान साथियों और गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले मेरे साथ बहुत लंबे समय से एक ही संस्था में काम कर रहे श्री पवन जी सारस्वत के लिए मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा कि जिनकी बदौलत आज सूरतगढ़ के अंदर हमें विषय से संबंधित वो क्वालिटी एजुकेशन हिंदी के अंदर मिल रही है, ये आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ बस जस्ट 1-2 मुद्दों पे आपसे बात करूंगा। सबसे ज़्यादा जो मैंने इन दिनों विद्यार्थियों को भ्रमित देखा है वो देखा है कि तीनों वैकेंसी आई हुई हैं। रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कुछ टैलेंटेड विद्यार्थियों को छोड़ के कि सबसे पहले हमें हमारा फोकस एक भर्ती पे करना है। ये नहीं है कि हम 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए
पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो रहा है तो हम फर्स्ट ग्रेड की तब तक तैयारी करते हैं। हालांकि उसके बाद जितना समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम अगली भर्ती की तैयारी करना ही चाहिए। लेकिन यदि आपका फोकस, यदि अभी तक आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भ्रमित न हो। आप सेकंड ग्रेड पे अपना फोकस रखें। पिछली परीक्षाओं में हो सकता है आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हो, आप कुछ एक अंक दूर हो, तो आप उसी भर्ती पे फोकस रखें और उसके बाद जितना समय मिलता है अदर वैकेंसीज के लिए, उसके लिए हम जरूर तैयारी करें, अपने आप को प्रिपेयर रखें। मात्र सफलता के लिए, जैसा कि बहुत से साथियों ने कहा, कुछ गट्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिन पे हमें काम करना पड़ता है। मैं 2 पंक्तियां कहूंगा कि वक्त का तकाजा है कि तूफान से जूझो, आखिर कब तलक चलोगे यूं किनारे किनारे। अब वो समय नहीं है कि हम किनारे किनारे चलते रहें और हम परिस्थितियों का सामना करने से डरते रहें। हमें सफलता के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भीड़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डराने का काम ही कर सकती है, लेकिन वास्तव में मेहनत और रणनीति से काम करने वाले विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। आप निश्चित रूप से अपने मिशन के अंदर कामयाब होंगे यदि आप धैर्य बनाए रखें, मेहनत और रणनीति से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। मात्र अंत में जो विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो स्कूल लेक्चरर के जो प्रथम प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न जो हैं वो अंग्रेजी के आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं। बहुत से विद्यार्थी, अक्सर हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, वो इन प्रश्नों को छोड़कर ही तैयारी करते हैं। इन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न ज़्यादातर ट्रेडिशनल ग्रामर से आते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब, जैसे मेरे से पूर्व स्वामी सर बता रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस और टेंस, ये 3 टॉपिक हैं। टेंस टॉपिक अच्छे से सीख लें ताकि आपको वर्ब फॉर्म का पता चल जाए कि कब कहाँ कौन सी वर्ब लगानी है। इसके साथ साथ पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इन लगभग 3 टॉपिकों से 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फंक्शनल ग्रामर का डालते हैं जिसमें आर्टिकल हो सकते हैं, डिटर्मिनर हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन जो लगभग आपको नहीं आता तो हमें छोड़ देने में ही फायदा रहता है, वो है वोकेबलरी का, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछते हैं। अब शब्दकोश जिसका जितना अच्छा है वही विद्यार्थी उस प्रश्न को अटेम्प्ट करे, क्योंकि जहां तक मैं व्याख्याता परीक्षा का मेरा खुद का अनुभव भी आपसे शेयर करूं, तो प्रथम प्रश्न पत्र के बाद मेरी हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं फर्स्ट ग्रेड में मेरा चयन होगा, और मेरा प्रयास ये था कि मैं टॉप रैंक के अंदर मेरा सिलेक्शन हो। मात्र मेरे 27 क्वेश्चन सही थे, 75 में से लास्ट 27 क्वेश्चन बचे थे, लेकिन इंग्लिश के अंदर मेरे मात्र 2 ही क्वेश्चन गलत हुए, साइको में बहुत कम गलत हुए, जिसकी बदौलत मैं 198 रैंक से चयनित हो गया 2015 में लेक्चरर में। लेकिन आप सब लोग फर्स्ट पेपर पे अपना फोकस इस तरह से रखना कि जो टॉपिक नहीं पढ़ना उसे बिल्कुल ना पढ़ें, लेकिन वो टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अंक भार कवर करता हो। जैसे अंग्रेजी में आप वोकेबलरी पे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसी तरह से अन्य विषय में भी, साइंस में हो सकता है कुछ टॉपिक आपको लगें कि ये मेरे से कवर नहीं हो रहे, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अंक भार के अकॉर्डिंग मुझे इनको अवॉइड करना है, उनको छोड़ते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखें। और अंग्रेजी के लिए
कक्षा 12 तक की जो भी आपके पास में हेल्प बुक लगती हैं उनसे, या आप किसी के पास में लूसेंट पब्लिकेशन की एक छोटी सी बुक आती है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि मैं ऐसी कोई बुक यहाँ से नहीं बताना चाहूँगा जो इंग्लिश मीडियम हो, तो उन बुक की सहायता से मात्र आप 3 या 4 टॉपिक ही पढ़ें, जिनसे आपके, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अपना महत्व रखता है, हो सकता है आप 2 क्वेश्चन इंग्लिश के सही करके हजारों विद्यार्थियों से आगे हो जाएं। आप सभी को मेरी ओर से पुनः बेस्ट विशेष। आप अच्छे सिलेक्शन के साथ यहाँ से जाएं। आपके जो भी माँ बाप के सपने यहाँ लेके आए हैं, आपकी कंधों पे जो जिम्मेदारी है उनको बहुत अच्छे तरीके से पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर ने अभी आपके सामने अंग्रेजी के लिए एक पुस्तक का नाम लिया, और मैं तो ये कहता हूँ, जैसा पहले मनीष ने भी बताया कि हो सकता है कोई सरल प्रश्न आ जाए और आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं हो तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम में जो भी बिंदु शामिल हैं उनको पढ़ना तो है, आपको कोई भी बिंदु छोड़ना नहीं है। हो सकता है कोई मैटर आपके 50% कवर हो जाए, हो सकता है कोई 100% कवर हो जाए। करना तो सारा ही है, जब तक कवर नहीं हो जाए तब तक लगे रहो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 4 प्रश्नों के पीछे सारे 45 प्रश्न बाकी के वो भी गंवा बैठो। तो इसलिए उन 4 प्रश्नों को, मेरा तो यही अनुभव है कि आप यदि अंग्रेजी को एक बार निकाल लोगे सिलेबस को, तो आपके 4 में से 2 सही हो जाएंगे, और यदि आप उसको 4-5 बार निकाल लोगे तो ही आपके 2 ही सही होने हैं। क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है, तो जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसमें आप नहीं कर पाओगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन आप आराम से सही कर लोगे। और अब सबसे अंतिम कड़ी में, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कमला 2 ही शब्द बोले, चाहे आए हो यहाँ पर तो आप भी। सबसे पहले तो मैं पवन जी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या मैं आज सेकंड ग्रेड की जो जॉब मिली है वो इन्हीं की वजह से मुझे मिली। तो और सभी ने तो आपको बता दिया भी कैसे पढ़ना है, ये मैं अब नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये आपको बताती हूँ, जब आप तैयारी करते हो ना तो अपने पास मोबाइल मत रखना, क्योंकि ये अपनी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक मैसेज आ जाता है ना, फिर उसमें देखते हैं भी किसका मैसेज आया है, तो उसको मोबाइल को हाथ में लेने के बाद में 1 घंटा कैसे चला जाता है, 2 घंटा कैसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अपना समय वो चला जाता है, और एक बार जो समय चला जाए वो वापस नहीं आता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भी जितना टाइम आपको मिलता है ना वो पढ़ाई में लगाओ, और पवन जी सर जो करवाते हैं ना वो अच्छी तरह से तैयार करो। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती आपसे, क्योंकि मैं कभी भी स्टेज पर चढ़ के बोली नहीं हूँ, तब आज झिझक हो रही है बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। आप कह रहे हो मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन देखो लोंजाइनस कहते हैं ना, औदात्य का गुण एक शब्द में भी हो सकता है। तो आपने एक शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी कि सबसे बड़ा जो पहला हमारा जो शत्रु है वो मोबाइल है, और इससे दूरी बनाए रखें आप लोग तो जरूर सफलता अर्जित कर लेंगे। दूरी का मतलब ये है कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार आपने देखा वो घंटी आ जाती है बीच में, फिर मैं उसको फ्लाइट चढ़ा देता हूँ, यात्रा करवाता हूँ 5-7 घंटे। फिर फोन आते हैं मेरे पास कि आप इतनी देर कहाँ बिजी थे, इतनी लंबी बात कहाँ हो रही है। मैंने कहा अरे भाई, क्या आप यार कोचिंग वाले सारे ऐसे ही मतलब सारे दिन बिजी रहते हो,
सारे दिन ऐसे क्या स्टूडेंट्स वगैरह को अटेंड करते रहे, बिजी नहीं, ये फ्लाइट में चढ़ने के बाद अपने आप ही बोलने लग जाता है व्यस्त। फिर वो घर पे फोन करते हैं, परिजन जो हैं वो घर पे, फिर मैडम जी बताते हैं अरे कि बिजी नहीं बोल रहा है वो फ्लाइट में है। तो फिर कई पूछते हैं फ्लाइट में कोई अच्छा कोई घूमने गए हैं कि नहीं, मोबाइल फ्लाइट में है। तो अब जो है अब्दुल आमंत्रित करता हूं मंच पर अब्दुल को कि देखो व्याख्याता भर्ती की तैयारी जरूर की, लेकिन सेकंड ग्रेड में इतने बाद में इतने व्यस्त हो गए, परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि उसमें चयन नहीं हुआ। और उसके बाद व्याख्याता भर्ती के बाद जो है संकल्प लिया कि कुछ बड़ा करना है, और बड़ा ये किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब मेरे से भी ज़्यादा अंक हैं इनके। गुरु गुड़ ही रहा और चेला चीनी हो गया अब्दुल। नमन करता हूँ मैं माँ सरस्वती वीणा पाणी को, तत्पश्चात आदरणीय गुरुदेव पवन जी सारस्वत को, और मेरे अध्यापक साथी मनीष जी, करणजीत जी सर, ओंकार जी सर, और बाहर से पधारे हुए महानुभव विनोद जी स्वामी। हम सभी एक ही राहों के अन्वेषी हैं। जैसे आज्ञा कहते हैं ना कि प्रयोगवाद में कि हम सभी एक ही राहों के अन्वेषी हैं। आप भी विद्यार्थी हो, मैं भी विद्यार्थी हूँ, यहाँ तक कि हमारे गुरु भी विद्यार्थी हैं। क्योंकि इंसान जब विद्यार्थी नहीं रहता तो वो गुरु अच्छा बन भी नहीं सकता। हमारे जीवन में हमें पूरे जीवन कुछ न कुछ पढ़ते ही रहना चाहिए। इसी तरह कुछ आप भी कुछ सूरतगढ़ में काफ़ी टाइम हो गया और कुछ खेत में काम करने वाले भी होंगे। उसी पे आधारित सर ने एक बात कही थी कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, दिनकर वाली कहानी। उसी में एक पंक्तियां हैं, वर्षों तक, वन नहीं कहूंगा मैं, वर्षों तक सूरतगढ़ समझ लो या आप खेत समझ लो सर, वर्षों तक सूरतगढ़ में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, हम आए कुछ और निखर, ऐसे करके कुछ पंक्ति थी, हम आए कुछ और निखर, मानो जब पंक्तियां दिमाग से स्लिप हो गई। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, मानव जब जोर लगाता है, ऐसे करके कुछ सर के लिए कुछ पंक्तियां थी वो। नहीं सर, मैंने आपके लिए ये, वर्षों तक सूरतगढ़ में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, हम आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। हिंदी साहित्य की राह बताने को, सबकर सुमार्ग पर लाने को, हम भटके हुओं को समझाने को, भीषण बेरोजगारी से बचाने को, गुरुदेव सूरतगढ़ को आए, रोजगार का संदेशा लाए। ऐसी कुछ पंक्तियां थी। पहली बार जब 2015 में आए थे, 2015 में जब गुरुदेव पहली बार सूरतगढ़ यहाँ पढ़ाने को आए थे तो हम उस बैच में आए थे, तो मैंने उस बैच को अटेंड भी किया था। और उससे पहले क्या है कि मैंने 2015 से पहले जब सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू की थी तो मैंने क्या है कि बच्चन नगेंद्र पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं ये नहीं कहता था कि मैंने पढ़ लिए थे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में हमें बच्चन नगेंद्र लगाए गए थे और हमें उन्होंने क्या कर दिया था, पढ़ना शुरू कर दिया था। 10 नंबर के लिए हमने बच्चन और नगेंद्र को पढ़ा था 2015 के आसपास। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने पढ़ाए थे, आप में से कुछ पुराने विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। और जब पहली बार उन्हें पढ़ा और फिर बाद में पता चला कि इनका रेशियो तो 10 नंबर का ही होता है
और उसमें हमारा चयन नहीं हुआ। और फिर क्या है कि मैं सर से मिला था और मुझे ये लगता है कि उस वक्त पेपर का स्तर बहुत ज्यादा कम हुआ करता था। पेपर में इतना ज्यादा साहित्य है डीपली नहीं आता था जितना अब आता है। पहले तो एक प्रतियोगिता साहित्य में से ही पूरा का पूरा पेपर आ जाता था, अब ऐसा नहीं होता। उस टाइम क्या है कि जो नगेंद्र और शुक्ल पढ़ाई गई थी उनका पढ़ाने का औचित्य मुझे लगता ही नहीं है। फिर क्या है कि सर से मिले हम, सर से पता चला कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो उसके पश्चात मैंने अपनी तैयारी शुरू की। सर से काफ़ी टाइम बाद में मिला तो मुझे ये पता चला कि मैंने क्या खो दिया है। क्योंकि पहले जब 2016 में जो वैकेंसी आई थी, मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक से नहीं हुआ, 323 रैंक थी। उसके साथ ही रिजल्ट आया था केवीएस का। केवीएस में मेरी पीजीटी में 16वीं रैंक थी, उसमें हो गया था। केवीएस मेरे साथियों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि ये कहकर, क्योंकि मेरे गांव से 2 केवीएस में थे। केवीएस उनका एक कोड दिया हुआ है कि कुटुंब विच्छेद संगठन, केवीएस, कि आपको अगर अपने घर को छोड़ सकते हो तो आप केवीएस में चले जाओ, अगर आपको राजस्थान आना है तो आप राजस्थान वाली ज्वाइन कर लो। तो मैंने क्या है कि वो सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर ली। उसके पश्चात मैंने सर के पास, मैंने जितनी तैयारी की है, जो पढ़ा है, जो समझा है, मैंने सर से कॉल करके हमेशा पूछा है कि मैं सर क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं। ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें क्या छोड़ना है, पढ़ने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर आज जो कॉलेज व्याख्याता का रिजल्ट आया था, तो उसमें पहले सर से मैंने रोज इस बात पे चर्चा की थी कि मुझे क्या पढ़ना है। तो मुझे सर से तो मैं कहता कि सर मुझे एक बार इंटरव्यू में देने जाना है, मुझे ये लगना नहीं है उसमें, मुझे क्या है कि एक बार इंटरव्यू दे के आना है, लगूंगा मैं अगली बार, मुझे हर हाल में इंटरव्यू में तो बैठना ही है। आप मुझे ये बता दो क्या पढ़ना है, मैं पढ़ दूंगा। क्योंकि अपने इतने सक्षम हो जाते हैं, या अपने कोई भी किताब उठा ले, बुक्स उठा लेना, उसको शुरू से लेके एंड तक ऐसे पढ़ देंगे कि चाहे समझ आए चाहे न आए। आप में से अधिकतम मेरे जैसे ही हैं, जैसा मैं समझ सकता हूँ। पहली बार, अब नहीं, 2015-16 में कोई बुक्स अपने को शुक्ल पहली बार पढ़ते हैं ना, अगर कोई शुरू से लेके एंड तक पढ़ देगा उसको समझ ही नहीं आएगी कि उसने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। सर ने बताया कि आप उसको 20 पेज रोज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, फिर उसको दोबारा रिवाइज करो, फिर आगे के 10 पेज पढ़ो। तो अब मैंने कम से कम शुक्ल 8-10 बार पढ़ ली होगी। बच्चन पढ़ी, फिर नगेंद्र पढ़ी। लेकिन मुझे ये लगा कि ये किताबें जो अब पढ़नी चाहिए थी, ये मुझे सेकंड ग्रेड में पढ़ाई, तो उस वक्त मुझे क्या पता होता था। सेकंड ग्रेड में अगर साधारण पे पढ़ाई होती तो हमारा भी क्या हो जाता, उस वक्त सिलेक्शन हो जाता। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अच्छा अध्यापक चुनना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि पढ़ने से 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें कोई राय देने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि कौरवों को राय देने वाला व्यक्ति सही नहीं था, इसलिए वो हार गए। पांडवों को राय देने के लिए स्वयं भगवान थे, इसलिए वो जीत गए। तो वही बात होती है। तो एक पंक्ति और थी कि सड़े घूर की गोबर से दबकर खुशबू गुलाब की मर जाती है, सड़े घूर की गोबर की बदबू से दबकर खुशबू गुलाब की मर जाती है। चाहे आप कितने भी आसपास का जो वातावरण होगा ना, उसके अनुसार आप ढलना भी चाहोगे, चाहे आप कैसा भी होगा, तो आप अच्छे अध्यापक आपको अच्छी राय देने वाले नहीं मिलते, तो आप कितने भी गुलाब हो, आप कितने भी बुद्धिमान हो, आप अपना विकास नहीं कर पाओगे किसी भी हाल में। उसी तरह एक सोच विचार कर नर नाहय, नर नाहय शब्द का अर्थ होता है कि महाराज या स्वामी। सोच विचार कर नर नाहू, बाल
प्रभु भवन तजी मम काहो, मतलब मैंने अपना घर आप मेरे कार्य के लिए त्याग दिया है। बालक बुद्धि बलहीना शरण संशय, ऐसे करके इसकी कुछ पंक्ति है। मैं ये सर के लिए कहना चाह रहा हूं कि हे स्वामी, हम आपकी शरण में सब कुछ छोड़कर आ गए हैं। हम बल बुद्धि सबसे क्या है, हीन है, और हमें आपकी शरण में आए हुए हमारा क्या करो, आप उद्धार करो। तो आप कुछ चीजें जो मुझे लगता है आप उस पे काम कर सकते हो, और करना अगर आप उचित समझो कि शुक्ल साहित्य में आप जरूर पढ़ें, 15 या 20 पेज एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि पेपर देने से पहले कॉलेज व्याख्याता का पेपर एक बार जरूर देख के जाएं। पिछला कॉलेज व्याख्याता का जो पेपर आया था और स्कूल व्याख्याता का जो पेपर आया था, उनका लेवल समान था। अगर किसी ने देखा हो पिछला कॉलेज व्याख्याता का पेपर और अब वाला स्कूल, उससे उस वक्त आया हुआ स्कूल व्याख्याता का पेपर क्या था, लेवल समान था। यहाँ तक कि उसे कॉलेज व्याख्याता में से 2-3% स्कूल व्याख्याता में आए हुए भी थे। और अब वाला जो कॉलेज व्याख्याता का पेपर है, अगर उसके आधार पर देखो तो गाइडें आपकी धरी की धरी रह जाएगी, अगर आपने शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं पढ़ी तो। क्योंकि अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल नहीं पढ़ सकते तो आप एक काम कर सकते हो कि जो बड़े बड़े कवि हैं उनको आप दोनों बुक्स में से पढ़ लो। जैसे आप आदिकाल है, इसमें से पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, यही हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उसमें भी आप यही पढ़ें। और राम काव्य में ज्यादा नहीं तो आप इनको 4-5 बार जरूर पढ़ के जाएं, आपको दूसरों से 5 नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। क्योंकि सारा आप अच्छी तरह नहीं पढ़ पा रहे, तो प्रमाणिक बुक्सों से पेपर इस बार बनने के बहुत ज्यादा चांस है। धन्यवाद। सभी विद्वान साथियों ने, विद्यार्थियों ने आपके सामने अपने विचार रखे, और मुझे लगता है कि आपके जो प्रश्न थे उनका समाधान मिल गया होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। इसके अंदर मदिरालय शब्द जो आया है, हालांकि मैंने मदिरालय शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मदिरालय शब्द का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या, शराब का घर जो है। अब उसमें आगे जो पंक्तियां आती है वो सुने आप। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग सब बतलाते पथ पर मैं राह बतलाता हूँ, अलग अलग सब बतलाते पथ पर मैं राह बतलाता हूँ। राह पकड़ कर एक चला चल, पी जाएगा, पी जाए क्या, पा जाएगा मधुशाला। तो मधुशाला है आपका लक्ष्य, एक लक्ष्य, राह पकड़कर एक चला चल, पा जाएगा तू मधुशाला। मधुशाला बच्चन के यहाँ तो प्रेम, आनंद और सौंदर्य का केंद्र है, लेकिन हमारे यहाँ मधुशाला जीवन का सारा उत्सव है, और वो मधुशाला है फर्स्ट ग्रेड बनना, अपना लक्ष्य प्राप्त करना।
उस लक्ष्य तक पहुंचता है। और गंभीर बात है इसमें कि राह पकड़कर एक चला चल, एक रास्ता पकड़ लो, उस पर चलो, आगे बढ़ो। और इसी के साथ बातें बहुत हुई, चर्चाएं भी हुई, और अब इनको जाना भी है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आए हुए अतिथियों के सम्मान में करणजीत जी, आपके कर कमलों के द्वारा हमारे इन सभी विद्यार्थियों को ये एक एक डायरी और एक एक पेन, हाँ,